हमने कहानी शुरू की थी हड़प्पा के बारे में ये डिस्कस करते हुए कि एक संस्कृति एक सभ्यता बनती कैसे है। हमने देखा था कि एक कल्चर को सिविलाइजेशन बनने के लिए जो सबसे बड़ी चीज की जरूरत होती है वो है कृषि अधिशेष यानी कि एग्रीकल्चरल सरप्लस। अब इसका मोटा माटी मतलब तो यही था कि एक पर्सन अब 100 लोगों का खाना या 10 लोगों का खाना उगा रहा है जिससे बाकी के वो जो 9 लोग हैं वो आगे जाके कोई और काम कर सके। और ये आगे जाके कोई और काम करने वाले लोग थे जिन्होंने टूल्स बनाया, पॉटरी करना शुरू किया, कपड़े बनाना शुरू किया, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए मेटलर्जी को एक नई जगह पे एक नई ऊंचाइयों तक लेके गए। और इसी की वजह से ये जो मेरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था और उसके साथ साथ ये जो मेरा एग्रीकल्चर सरप्लस था, इन्होंने मिलके शहरीकरण का जन्म दिया। अब ये शहरीकरण होते 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 मेरी संस्कृति सभ्यता की तरफ बढ़ने लगी थी। बट ये जो बैलेंस था ना कृषि उत्पाद और मेरा जो शहरीकरण था उसके बीच, ये बड़ा ही डेलिकेट बैलेंस था। अब देखो इनिशियली क्या था, अगर आपको ज्यादा उपज करनी थी आपने एक पूरा का पूरा जो जंगल था उसको काट के सपाट करके वहां पे एग्रीकल्चर करना शुरू किया। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई आप ज्यादा से ज्यादा लैंड अपने एग्रीकल्चर के अंडर लाने लगे। मैक्सिमम जो की एरियाज थी जो मेरी इंडस रिवर और सरस्वती रिवर के आसपास थी उनका हमने शहरीकरण कर दिया, क्योंकि पानी के रास्ते उनके लिए ट्रेड और एग्रीकल्चर दोनों करना इजी हो गया था। और इसी वजह से आसपास के एरियाज जो हमारे रूरल एरियाज थे उन्होंने उस शहर को सपोर्ट करना शुरू किया खाना देते हुए। अब ये बैलेंस बढ़ता चला गया, मेरी हड़प्पा सभ्यता बढ़ती चली गई और ये धीरे धीरे एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाती है जहां पे पॉपुलेशन और रिसोर्सेज एक बैलेंस में आ जाते हैं कि मेरे पास अब जितना रिसोर्स हो रहा है वो मेरा पूरा का पूरा पॉपुलेशन सपोर्ट कर रहा है। बट यहाँ पे आने के बाद पॉपुलेशन तो रुक नहीं जाएगी, पॉपुलेशन तो बढ़ती चली गई और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई मेरे रिसोर्स के ऊपर प्रेशर वैसे वैसे बढ़ता चला गया। और अब जाके ये जो डेलिकेट बैलेंस था मेरा रिसोर्सेज और शहरीकरण के बीच में, ये बैलेंस बिगड़ने वाला था। और यही मेन कहानी बनने वाली थी हमारे हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन की। बड़ी दिलचस्प बात है यार ये, अगर आप हड़प्पा सभ्यता को गौर से देखोगे तो आप पाओगे कि हड़प्पा सभ्यता एक बड़ी ही यूनिक जगह से गुजरी है जहां पे जितनी बाकी सिविलाइजेशंस आने वाली हैं और आगे जैसे मेसोपोटामिया की भी सभ्यता रही है और जितनी भी ऐसी सभ्यताएं रही हैं, चाहे संस्कृतियां भी आप देख लो, आप पाओगे कि जैसे ही एक संस्कृति और एक सभ्यता गिरती है उसको गिराने वाला उसकी जगह पावर पे आ जाता है। पर हड़प्पा के मामले में ऐसा नहीं होता। हम ये नहीं देख पाते कि जैसे ही मेरा मोहनजोदारो में डिक्लाइन शुरू हो जाता है या हड़प्पा की सिटी में डिक्लाइन शुरू हो जाता है, धोलावीरा लोथल में डिक्लाइन शुरू हो जाता है, वहां पे एक नई सभ्यता आ जाती है। नहीं, हम पाते हैं कि अब यहाँ पे दोबारा रीपॉपुलेशन होने में 100-200 साल लग जाएंगे और प्रॉपर एक सभ्यता आने में और कई 100 साल लग जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंट सिचुएशन दर्शा रहा है जो कि शायद फोर्सफुल सिचुएशन ना हो, जो कि शायद ऐसा ना हो कि कोई एक डिफरेंट सिविलाइजेशन आया, उसने मेरी इस सिविलाइजेशन को गिरा के उसकी जगह ले ली। राइट, सो कहीं ना कहीं दिस गोज अगेंस्ट द होल आइडिया ऑफ एन आर्यन इन्वेजन, जिसके बारे में हम ऑब्वियसली बात करेंगे। ये तो बड़ा ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प एस्पेक्ट है हमारे इस डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन का। बट या लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस होल डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जो मैच्योर पीरियड था हड़प्पा का वो 2600 BCE से लेकर 1900 BCE तक था और फिर 1900 BCE से डिक्लाइन शुरू हो जाता है। अब कहने के लिए जैसे हम हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं, ये टाइमलाइन इस तरह एक ठोस टाइमलाइन दे देना यूजुअली पढ़ाई के लिए अच्छा है, बट हमारे लिए समझने में वो थोड़ी दिक्कत करेगा, क्योंकि आप सोचोगे कि अच्छा फिर 2600 BCE से 1900 BCE तक एकदम सब कुछ फल फूल रहा था और अचानक से जैसे ही 1900 BCE का टाइमलाइन क्रॉस हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। ऐसा नहीं है, डिक्लाइन जो था वो शुरू हो चुका था अराउंड 2100 BCE से ही। और ये डिक्लाइन के जो अवशेष है ना, वो हमको ये स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से बता पाते हैं।
अब जैसे मैंने आपको बताया था, मोहनजोदारो और हड़प्पा जो है ये दोनों हमारे सबसे अच्छे से एक्सकवेट करे गए साइट्स हैं और इन्हीं में से हमको कुछ कुछ एविडेंसेस मिलना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द बिगेस्ट एविडेंसेस जो सबसे अच्छा मुझे सोर्स मिलता है इस डिक्लाइन का, वो है द डिक्लाइन ऑफ सिविक स्टैंडर्ड्स। देखो, हड़प्पा सभ्यता अपने जब चरम पे थी, अपने जब पूरे पीक पे थे, उस टाइम पीरियड में मैंने आपको बताया था कि इनके पास अपना ही एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता होगा जिसके थ्रू यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स हो रहे थे, यूनिफॉर्म ब्रिक्स बनाए जा रहे थे, प्रॉपर ट्रेड रेगुलेट करा जा रहा था, ड्रेनेज सीवेज क्लियर करा जा रहा था। तो ये सारा का सारा एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में चल रहा था। बट मैं पाता हूँ कि अराउंड 2100 BC ऑनवर्ड्स ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डगमगाने लगती है। जो स्टैंडर्ड ब्रिक्स और का जो इस्तेमाल होता था, स्टैंडर्ड हाउसिंग्स बनाने का इस्तेमाल होता था, प्रॉपर ब्रिक लेआउट करके जो हाउसिंग्स बनाई जाती थी, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इररेगुलर ब्रिक्स का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, पुराने घरों को तोड़ के उन्हीं ब्रिक्स का रीपर्पस करना शुरू हो जाता है। जो सीवेज क्लीनिंग की हम बात कर रहे थे, वो क्लीनिंग कहीं ना कहीं बंद हो जाती है। हम देख पाते हैं कि पुराने घरों के अंदर ही कूड़ा डाला जा रहा है, पुराने घरों के अंदर ही बरियल्स करे जा रहे हैं, प्रॉपर जो रिचुअल बेस्ड बरियल्स हो रही थी वो भी बंद कर दी जाती हैं। वो जो डबल स्टोरीड हाउसेस बनाए जा रहे थे, प्रॉपर उनके अंदर रूम्स देके अच्छे से स्पेसेस बनाए जा रहे थे, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो कहीं ना कहीं एक डिक्लाइन आने लगता है जो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड था मोहनजोदारो के अंदर, वहां पे ऑलरेडी। और ये शुरू हो जाता है 2100 BCE से लेकर। हम आगे जाके और भी चीजें देख पाते हैं। हम देखते हैं कि जो सिटाडेल एरिया में जो एक बहुत बड़ा पिलर्ड हॉल बना हुआ है, उसको धीरे धीरे वर्कशॉप्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बड़े बड़े रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को वर्कशॉप्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मेकशिफ्ट हाउसेस बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब उसी के साथ साथ जो मेरा इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था ना खाने का, कि रूरल एरिया से खाना आएगा, अर्बन एरियाज में जाएगा, फिर वो डिफरेंट ट्रेड रूट्स के होते हुए और बाकी एरियाज को सपोर्ट करेगा, वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होने लग जाता है। और जो रूरल एरिया जो अपना ही खाना बना रही थी, वो अपना ही एक पॉकेट बना लेती है कि अपने में ही सेल्फ सस्टेन कर ले, और वहां से अब खाना निकल के हमारे अर्बन एरियाज के पास नहीं आ पाता है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो उन दोनों के बीच में एक पॉलिटिकल सिचुएशन हो जाए जिससे वो उनको ना देना चाहे, या रिसोर्सेस की ही तंगी हो जाए कि इनके पास अब सरप्लस रिसोर्स बचे ही ना कि वो शहरों को खाना खिला सके। उसी तरह मैं देखता हूं कि रीजनल कल्चर इमर्ज होने लगते हैं। पहले क्या हो रहा था, पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता एक होमोजीनियस स्ट्रक्चर में चल रही थी, जहां पे सब एक पर्टिकुलर रूल सेट को फॉलो कर रहे थे। बट अब वो रूल सेट रीजनल एरियाज में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होने लगते हैं। इनफैक्ट जो पहले हम संस्कृति से सभ्यता गए थे, अब सभ्यता से धीरे धीरे संस्कृति की तरफ आ रहे हैं। तो ये चीजें मुझे मिलने लगती हैं। इनफैक्ट हम देखते हैं कि गुजरात के अंदर जो मेरा लोथल, धोलावीरा और डिफरेंट कुंतासी जैसे जो पोर्ट्स थे मेरे, जहां पे प्रॉपर वो मेरे जो मकान और दिलमुन से होता हुआ जो ट्रेड आ रहा था, उनका जो मेन एंट्री पॉइंट था, ये जो मेरे शहर बन रहे थे, वहां से वो ट्रेड अब हड़प्पा के अंदर ना जाके वेस्टर्न एरियाज में ही कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि सेटलमेंट्स धीरे धीरे, सेटलमेंट के जब हम सेडिमेंट्स को देखना शुरू करते हैं हमारे खुदाई के दौरान, हम पाते हैं इस लेयर में कि सेडिमेंट्स धीरे धीरे मूव करती जा रही है टुवर्ड्स आर गंगा यमुना द्वाब। तो ये जो शिफ्ट है ये हमें दिखने लगता है, और इसी की वजह से हम इसका टाइमलाइन जब लेना शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि ये शुरू होता है अराउंड 2100 BCE से, और डिक्लाइन होते होते ये 1900 BCE तक बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगता है। राइट? इनफैक्ट यही वजह है जिसकी वजह से हम वो 1900 BCE का कट ऑफ डेट देते हैं कि यहां से डिक्लाइन बहुत ज्यादा होने लगा है। तो अब जब ये डिक्लाइन की बात हो ही रही है, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम्स दैट लेड टू दिस डिक्लाइन। ये कैसी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी मेरी यहाँ पे जिसकी वजह से इतना बड़ा डिक्लाइन आया। अब यहाँ पे लेट्स डिबंक द वेरी फर्स्ट थ्योरी जिसका जिक्र हमारे मॉर्टिमर व्हीलर ने किया था। मॉर्टिमर व्हीलर, मैंने आपको बताया था, उनका बैकग्राउंड ही मिलिट्री रिलेटेड था, जिसकी वजह से जब उन्होंने ऋग्वेदा को पढ़ना शुरू किया और उन्होंने देखा कि वहां पे एक गॉड का नाम पुरंधार है, विच मीन्स द वन हु डिस्ट्रॉयज फोर्ट्स।
और उन्होंने देखा कि अच्छा यहाँ पे मेरा हड़प्पा के अंदर मैक्सिमम सिटीज में फोर्टिफिकेशन करा गया था, तो उन्होंने 1+1 का 11 करते हुए बोला कि पुरंदर जो फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करते थे और ये जो हड़प्पा जहाँ पे फोर्ट्स मेरे मौजूद थे, इसका मतलब तो यही होगा कि पुरंदर वहां से आए, उन्होंने इन हड़प्पा के फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और डिस्ट्रॉय करने के बाद हड़प्पा का डिक्लाइन हो गया। राइट, अब इसी का उन्होंने एविडेंस देते हुए ये कहा था कि मोहनजोदारो में मुझे कुछ सेमेटरीज में मास ग्रेव्स मिले हैं जिसके अंदर मुझे डायरेक्ट एविडेंस मिलता है कि कुछ लड़ाइयां हुई हैं, कुछ इन्वेजन हुआ है। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर रॉन्ग विद दिस होल थ्योरी। नंबर 1, जो हमने सरस्वती वैली की बात करी थी और हमने बात करा था कि किस तरह सरस्वती नदी का जिक्र किया गया है हमारे ऋग्वेदा के अंदर, वो टाइमलाइन थोड़ा अजीब है। राइट, नंबर 1। नंबर 2, ये जो फोर्टिफिकेशन हो रहा था, ये फोर्टिफिकेशन किसी भी डिफेंसिव पर्पसेस से नहीं हो रहा था। इस फोर्टिफिकेशन का मेन कारण ही था टू रेगुलेट ट्रेड। तो बिकॉज यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड कोई सिचुएशन था ही नहीं, तो मेरे लिए ये कहना कि इनको डिफेंस के लिए बनाया गया था वो गलत होगा। देन अनदर थिंग वाज दैट मुझे हड़प्पा में कोई डायरेक्ट एविडेंसेस मिलते ही नहीं है वेपन्स के, कि लोगों के पास किसी ना किसी तरह के औजार होंगे, हथियार होंगे जिससे वो अपने आप को डिफेंड कर सके। क्योंकि अगर देखो, अगर वो फोर्टिफिकेशन कर ही रहे हैं, अगर फोर्ट्स बना रहे हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो अपने लिए हथियार क्यों नहीं बनाएंगे वो? बट ऑब्वियसली मुझे हथियार नहीं मिलते हैं, तो जो दिखा रहा है कि अगेन दिस वाज नॉट फॉर डिफेंसिव पर्पसेस, यहाँ पे कोई ऐसा सिचुएशन था ही नहीं। एंड देन फाइनली वो जो ग्रेव मुझे मिला है, जिसकी जिक्र मॉर्टिमर व्हीलर ने करी थी, उस ग्रेव में जब हमने उन इंजरीज को देखा, जो बोन्स मिले हैं, उन बोन के अंदर जो एक्चुअली वहां पे सिर्फ 2 ही बोन्स ऐसे हैं, स्केलेटल रिमेन्स हैं, जिनके ऊपर मुझे इंजरीज मिली हैं। पर जब उनका अवशेष का अच्छे से जांच करी गई तो हमने पाया कि ये जो इंजरीज थी, ये इन लोगों के मरने के बहुत पहले ही घटी थी, जो अगेन दर्शा रही है कि इनकी मौत उन इंजरीज की वजह से नहीं हुई थी, विच सेज दैट अगेन यहाँ पे कोई ऐसा इन्वेजन हुआ ही नहीं था। एंड देन ऑब्वियसली दिस होल आर्यन इन्वेजन थ्योरी does not really bode well, because बाद में जब जेनेटिक स्टडीज करी गई थी ऑफ रिमेन्स ऑफ द हड़प्पन पीपल, उसमें हमको इस टाइम लाइन में कोई इंडो आर्यन जीन्स उस तरह से स्पेसिफिकली मिले ही नहीं थे। मोस्ट ऑफ द जीन्स दैट वर फाउंड वर कंप्लीटली बेस्ड ऑन द पीपल हु वर इनहैबिटेंट देयर, जो वहां पे रह रहे थे, उन लोगों की जीन्स मिली है मुझे, उनके अपने ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स की जीन्स मिली है। So again, with gene study and all the other different studies, we could completely ignore, हम अच्छे से ignore कर सकते हैं कि ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी, ये कभी हुई ही नहीं थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से लोग यहाँ पे आ नहीं रहे थे। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था, और इसकी डिस्कशन हम आगे भी करेंगे when we start talking about the ऋग्वेदिक आर्यंस, की लोगों का माइग्रेशन हमेशा ही हो रहा होगा, बिकॉज हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है वो हमेशा से ही एक बहुत ज्यादा ट्रेड डिपेंडेंट सभ्यता थी, जो बहुत ही अच्छा खासा एक अपना ट्रेड नेटवर्क चला रही थी। अब इसके थ्रू बाहर के लोगों का हड़प्पा और मोहनजोदारो के जगहों में आना, मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे शहरों में आना कंप्लीटली नॉर्मल था, कंप्लीटली नेचुरल था, और इनमें से कुछ लोगों के यहाँ पे आके बस जाना भी कंप्लीटली नेचुरल था। सो माइग्रेशन वुड हैव हैपेंड ऑब्वियसली, बट इन्वेजन नहीं हुआ था। So now that we have that completely out of the way, let's talk about what was the real reason. क्या क्या actual कारण हो रहे होंगे जिसकी वजह से ये डिक्लाइन हुआ होगा? And one of the foremost reasons that we see, especially in Mohenjo-daro, is the health conditions. लोगों का actually में उनकी स्वास्थ्य और उनका स्वास्थ्य कैसा था, उनकी लाइफ में कोई डिजीजेस थे या नहीं थे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। क्योंकि हम पाते हैं कि मोहनजोदारो जो शहर था, वहां पे पीरियोडिक फ्लडिंग्स होती थी, वहां पे ऑलमोस्ट सीजनली बाढ़ आती रहती थी, और इस बाढ़ आने की वजह से क्या होता था, पानी भर जाता था डिफरेंट एरियाज में, और पानी जब रिसीड करता था, इन पानी के अंदर मलेरिया वाले मस्कीटोज पनते होंगे, जिसकी वजह से मलेरिया यहाँ पे बहुत ज्यादा था। हमको ये एविडेंसेस बोन्स के अंदर से ही मिले। एंड द सेकंड बिग डिजीज वाज कोलेरा। यहाँ पे एशियाटिक कोलेरा यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया, जैसे ही सिविक स्टैंडर्ड्स ब्रेकडाउन शुरू हो गया, होने शुरू हो गए, जब लोग वहाँ पे उनका जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पूरा सिस्टम था वो ही ब्रेकडाउन होने लग गया, तो क्या हुआ, ये जो सीपेज का पानी था वो एक ही जगह भरने लग गया, कूड़ा एक जगह इकट्ठा होने लग गया,
तो जब फ्लड आता था क्या होगा, ये जो सीपेज का पानी, जो गंदा पानी था, वो पानी कहीं ना कहीं हमारे वाटर वेल्स के साथ फ्लड की वजह से मिक्सअप हो जाएगा, स्पिलेज हो जाएगा, जिसकी वजह से कोलेरा जैसे डिजीजेस बढ़ने लगे थे। और इन दोनों के एविडेंसेस मुझे ऑलरेडी हमारे बोन स्टडीज में से मिल चुके हैं कि अक्यूट कॉलेरा एंड मलेरिया यहाँ पे हो रहा था, जिसकी वजह से हेल्थ कंडीशंस डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। और इन हेल्थ कंडीशंस के डिक्लाइन की वजह से आप एक मार्क्ड डिक्लाइन देख सकते हो पॉपुलेशन का मोहनजोदारो के अंदर। सो हेल्थ वाज वन ऑफ द बिग फैक्टर्स। अब ये हेल्थ फैक्टर सिर्फ इन दो डिजीजेस से रिलेटेड नहीं है। द नेक्स्ट बिग थिंग एक्सप्लेन्स द मेन कॉज ऑफ डिक्लाइन, द मेन कॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। ये फ्लडिंग हो क्यों रही थी? देयर वाज अ ह्यूज शिफ्ट इन द एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट पैटर्न्स ऑफ दिस रीजन। यहाँ का जो क्लाइमेट था ना, आप देखोगे कि थर्ड मिलेनियम बीसी यानी कि अराउंड 300 BCE से लेकर 3000 BCE से लेकर अराउंड 2000 BCE का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के अंदर एक क्लाइमेटिक शिफ्ट हुआ था, जिसकी वजह से जो मॉनसून था, जो समर मॉनसून था, वो डिक्लाइन होने लगा था इस रीजन से। अब इस डिक्लाइन की वजह से एक बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला था हमारे इस डेलिकेट हड़प्पन कल्चर के अंदर। देखो, मॉनसून का आना हमारे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा था। ये एग्रीकल्चर मोस्टली कनाल्स वगैरह तो ब्लॉक कर ही जा रहे थे, बट दे वर स्टिल रेन डिपेंडेंट एग्रीकल्चर्स। अब पूरा का पूरा जो मेरा शहर है, पूरा का पूरा जो मेरा ट्रेड है, वो इस एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। तो अगर यहाँ पे बारिश कम होने लग गई तो एग्रीकल्चर उत्पाद कम होने लगेगा। अगर मेरा कृषि अवधिशेष कम हो गया तो मेरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मेरा शहरीकरण, सब कुछ टूट जाएगा। और इस सब कुछ टूटने की वजह से मेरा पूरा का पूरा जो ये सिविलाइजेशन का सिस्टम है, ये जो पूरी सिविलाइजेशनल प्रणाली है, ये ठप हो जाएगी। और वही हो रहा था। अब यहाँ पे इट वॉज नॉट जस्ट दिस वन सिंगल फैक्टर। यहाँ पे क्या हुआ, बारिश कम होने लगी थी ड्यूरिंग मॉनसून, ड्यूरिंग समर सीजन, एंड उसी तरह हम देखते हैं कि पैराडॉक्सिकली विंटर रेनफॉल बढ़ गई थी, जिसकी वजह से फ्लडिंग इंसिडेंसेस बढ़ने लगे थे। अब फ्लडिंग इंसिडेंसेस बढ़ने लगे, बारिश कम होने लगी, टाइम के हिसाब से बारिश ना आने की वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। अब लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट दिस वन ह्यूज थिंग विच वॉज, इस क्लाइमेटिक चेंज के साथ साथ मेरा जो पॉपुलेशन बढ़ रहा था, वो मेरे रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालने लगा था। अब सोचो, इतने बड़े बड़े शहर बनाए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े घर बनाए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े घरों के अंदर बनाने के लिए मुझे बेक्ड ब्रिक्स की जरूरत है। ब्रिक्स को बेक करने की जरूरत है, ईंटों को पकाने की जरूरत है, और ईंटों को पकाने के लिए भट्टियों में पकाया जा रहा था। और इन भट्टियों में ईंटों को पकाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा वुड की जरूरत थी। अब पहले इनिशियली ये बहुत इजी था क्योंकि मैं एक फॉरेस्ट को क्लियर कर रहा था, क्योंकि मुझे वहां एग्रीकल्चर करने की जरूरत थी। और वो जो मैंने जंगल पेड़ हटाया, उस पेड़ को मैंने अपने ब्रिक्स को बनाने के लिए काम में लगा दिया, आग को जलाने के लिए काम में लगा दिया। इनफैक्ट मेरी मैक्सिमम मेटलर्जी का जितना भी काम हो रहा था, मेटल वर्क का जितना भी काम हो रहा था, पॉटरी का, फायंस का, इन सारे कामों के अंदर मुझे वुड की जरूरत थी, चारकोल की जरूरत थी। तो ये सारी की सारी चीजें मेरी इनिशियली एग्जिस्ट कर रही थी बहुत अच्छे बैलेंस में। क्यों? फॉरेस्ट हटाया, एग्रीकल्चर किया, एग्रीकल्चर भी हुआ, पेड़ भी आ गए, बट पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते मेरे पास नंबर ऑफ ट्रीज ही बचे नहीं, नंबर ऑफ फॉरेस्ट बचे ही नहीं। अब उसके साथ साथ मैंने बताया कि मेरा जो ये जो पिछले 1000 साल का जो बारिश का शिफ्ट था, उसकी वजह से जो फॉरेस्ट रिप्लेनिश होंगे, वो रिप्लेनिश भी नहीं हो पा रहे थे। फॉरेस्ट रिप्लेनिश ना होना इसका मतलब वुड रिसोर्सेज ना होना, वुड रिसोर्सेज का ना होना इसका मतलब मेरे ब्रिक्स का अच्छे से ना बन पाना। और यहीं से मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि सिविल स्टैंडर्ड्स डिक्लाइन होने लगे थे, घर प्रॉपर ब्रिक्स से बन नहीं पा रहे थे क्योंकि प्रॉपर ब्रिक्स मिल ही नहीं रही थी। सो यू सी हाउ ऑल ऑफ दिस इज कंप्लीटली रिलेटेड। ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुआ, एग्रीकल्चर डिक्लाइन होने की वजह से अब मेरा शहरीकरण जो हो चुका था, यहाँ पे इतना बड़ा जो पॉपुलेशन शहरों में रह रहा था, उनको खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा था, तो उनके पास अब दो ऑप्शंस थे, या तो वो शहर छोड़ के जहाँ पे खाना बन रहा है वहां चले जाए, या तो अपने लिए एक नई जगह ढूंढ ले जहाँ पे वो खुद का खाना खुद उगा सके। एंड दैट इज व्हाई यू सी कि पॉपुलेशन अब धीरे धीरे शिफ्ट होती चली जा रही है टुवर्ड्स द गंगा यमुना दोआब, क्योंकि वहां पे अभी भी मेरे जंगल बचे हुए हैं, मेरे पास एग्रीकल्चर करने के लिए जो सॉइल है वो बचा हुआ है। अब लेट्स नॉट फॉरगेट, ये एरिया जो है मेरा, जो हड़प्पन सभ्यता की जो मेरी एरिया है, जो इतने सालों से इतना बड़ा पॉपुलेशन सपोर्ट कर रही है, वहां पे अगर कंटिन्यूस एग्रीकल्चर करा जाए, कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन करेगी। तो मेरा जो एग्रीकल्चर उत्पाद था
उसकी जो एफिशिएंसी थी, जो उसका आउटपुट था, जो पहले इतना अच्छा आ रहा था, वो अब आउटपुट भी डिक्लाइन कर जाएगा उतने ही एरिया में। तो पॉपुलेशन बढ़ गई, आउटपुट डिक्लाइन कर गया, मेरा एग्रीकल्चर गिर गया। तो ऑल ऑफ दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेम थिंग कि मेरा जो पूरा का पूरा सभ्यता जो एक प्रॉपर सिस्टम के द्वारा चल रहा था, वो पूरा का पूरा सिस्टम ही बंद हो गया, राइट? सो दैट इज वेयर दिस क्लाइमेटिक चेंज, दिस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सारी की सारी चीजें मुझे सपोर्ट कर रही हैं इसी चीज को कि एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट वर द वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स, राइट? उसी के साथ साथ अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जब हमने बात करी थी लोथल और धोलावीरा की, आपने पाया होगा कि लोथल का अपना एक पोर्ट था, धोलावीरा का अपना एक पोर्ट था। बट थोड़ा सोचो यार, अब जब आप लोथल और धोलावीरा के जो लोकेशन है उसको आज के मैप में देखते हो, आप पाते हो कि वो तो गुजरात के अंदर है। तो इनके पास अपना पोर्ट कैसे हो सकता था? क्योंकि उस टाइम पे वाटर लेवल लोथल और धोलावीरा तक था। उस टाइम पे जो मेरा रन ऑफ कच्छ है वो इस तरह का नहीं दिखता था। दिस वाज सबमर्ज्ड अंडर वाटर। बट आज का सिचुएशन तो आकर हुआ ना। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, पानी रिसीड करने लगा, पानी धीरे धीरे जो पानी का स्तर है वो गिरने लगा, जिसकी वजह से जो लोथल और धोलावीरा प्रॉपर पानी वाटर बॉडीज के ऊपर थे, वो पानी गिर गया। तो वो एकदम कंप्लीट जमीन के ऊपर आ गए। तो वो जो पहले पोर्ट की तरह काम करते थे, वो पोर्ट की तरह काम करना बंद हो गया। इनफैक्ट यूड सी जो कुंतासी का पोर्ट था, वो 1700 बीसी के बाद उसके बाद वहां पे यूजेज ही नहीं हुई उसकी। सो ये जो लोथल और धोलावीरा थे, ये पूरी तरह कट ऑफ हो गए अपने ट्रेड के साथ। एंड दीज वर द मेन ट्रेडिंग पोर्ट्स, राइट? सो द चेंज इन सी लेवल ऑल्सो एनकरेज दिस प्रॉब्लम। उसी के साथ साथ जैसे जैसे मेरी एरिडिटी बढ़ती चली गई, मेरा सूखापन जैसे जैसे बढ़ता चला गया, ये इंडस और सरस्वती रिवर दोनों के दोनों जो पहले पानी लेके आते थे, वो पानी में बहुत ज्यादा सिल्ट आने लगा। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो सिल्ट है वो कलेक्ट होता चला गया हमारे इंडस के माउथ पे। और यहाँ पे जितने भी हमारे छोटे छोटे पोर्ट शहर थे, उनका जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन था वो कट ऑफ हो गया इसी की वजह से। अब ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट, यहाँ पे कुछ जियोलॉजिकल चेंजेस होने वाले थे, जिसकी वजह से जो हमारा यमुना की ट्रिब्यूटरी थी, जो पहले शायद सरस्वती की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, इट इज नाउ गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स गंगा। और यमुना जो सरस्वती रिवर को फीड करने वाली जितनी भी ट्रिब्यूटरीज थी, वो शिफ्ट होके इंडस और गंगा की तरफ चली जाएंगी। और ये सरस्वती रिवर ही अब धीरे धीरे ड्राई अप होने लग जाएगी, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस ड्राइंग अप ऑफ दिस रिवर, इसके आसपास जितनी भी मेरी डिफरेंट सेटलमेंट्स थी, उनके ऊपर एक दबाव आने लगेगा। तो अब आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी जो क्लाइमेटिक जोग्राफिकल सिचुएशन है वो चेंज हो रहा है, जो अब लोगों को मजबूर कर रहा है कि या तो आप यहाँ पे, अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको अब एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्रीकल्चर सरप्लस तो मौजूद नहीं हो सकता, या आपको अब शिफ्ट करना पड़ेगा। और यही शिफ्ट मुझे अब मिलने लगता है टुवर्ड्स दिस टाइम पीरियड। मैं अराउंड 1700 बीसी के आसपास देखता हूँ कि पॉपुलेशन सेटलमेंट्स अब धीरे धीरे गंगा यमुना दोआब की तरफ जाने लगी है, गुजरात की तरफ आने लगी है, राइट? एंड दैट इज हाउ यू सी, जब ऋग्वेदिक आर्यंस आने वाले थे, दे नेवर स्टॉप्ड इन दिस मोहनजोदारो एंड हड़प्पा एरिया। जो हमारा जो ट्रांजिशन होने वाला है, जो सैस्ता रीजन से अब जो लोग आने वाले थे, वो यहाँ पे कभी रुके ही नहीं, वो चलते चले गए टुवर्ड्स द गंगा यमुना दोआब। क्योंकि ये लोग कौन थे? ये लोग पैस्टोरल नोमैड्स थे, है कि नहीं? ये लोग चरवाहे थे, ये लोग आदिवासी लोग थे, जिनका काम ही ये था कि वो एक जगह से दूसरी जगह फर्टाइल लैंड की तलाश में जाने वाले थे, राइट? तो फर्टाइल लैंड इनको यहाँ पे मोहनजोदारो और हड़प्पा के एरिया में, ये जो पूरा सिविलाइजेशन उस एरिया में मिला ही नहीं, इसलिए वो आगे की तरफ चले गए, विच इज अनदर एविडेंस कि यहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी कंप्लीटली डिक्लाइन हो चुकी थी। So you see how all of these parts are related. So I hope you are able to understand कि one of the biggest factors, the number one factor was the environmental change that was happening. कि environmental degradation की वजह से मेरा जो रेनफॉल डिक्लाइन होने लगा, मेरा जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, सॉइल का जो फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही थी, एंड एट द सेम टाइम जो मेरा सी लेवल चेंज हो रहा था, इन सारी चीजों की वजह से जो मेरा डेलिकेट बैलेंस था हड़प्पा के रूरल और अर्बन एरियाज के बीच, वो टूट गया। और इस टूटने की वजह से मेरी हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने लगी ना। अब जो सरस्वती रिवर का फैक्टर था, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, उसमें देखो एक चीज तो ये है कि most of this is still developing, right? All the evidences that we have spoken about, जितनी भी चीज़ों के बारे में हमने बात की, ये अभी भी डेवलप हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हमको पता था कि टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से कि हिमालय में कुछ टेक्टोनिकल चेंजेस आए होंगे, जिसकी वजह से जो सतलुज और यमुना हमारी सरस्वती रिवर को फीड करती थी, जो
दृशावती मेजर ट्रिब्यूटरी थी सरस्वती को फीड करने वाली, उस पर यमुना बहती थी, उसका कोर्स चेंज हो गया होगा। बट अब करंट एविडेंसेस मुझे ये सजेस्ट करती हैं कि ये जो कोर्स चेंज है वो बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था, अराउंड 8000 BCE से स्टार्ट हो चुका था। सो एट द एंड ऑफ द डे इतना क्लियर है कि जो पहले जो वाटर फ्लो था हमारे सरस्वती रिवर के अंदर, वो धीरे धीरे सीजनल हो गया था, जो डिपेंड करता था रेनफॉल के ऊपर, और रेनफॉल डिक्लाइन होने की वजह से जो पानी था सरस्वती रिवर का वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। अब उसी के साथ साथ वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट यू हैव टू आल्सो रियलाइज इज, ये जो पूरा का पूरा मेरा हरप्पन सिस्टम था वो डिपेंड ही कर रहा था एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के ऊपर, कि एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो बैठ के ये सारी चीजें चला रहा है, चाहे वो वेट्स एंड मेजर्स हो, चाहे आपका ट्रेड हो, चाहे आपका डिफरेंट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे आपका सिविक सोसाइटी हो, ये सारी की सारी एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चला रहा था। बट जैसे ही मेरा रूरल और अर्बन का ये जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता है, अब ये आइडियोलॉजी भी चेंज होने लग जाएगी। लोग इस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बिलीफ हटा देंगे, और इसीलिए हम पाते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ जो पहले ट्रेड हो रहा था, जो मुझे मेसोपोटामिया में सील्स मिलती थी हड़प्पा की, वो सील्स भी मिलना बंद हो जाती हैं पोस्ट द 900 BCE टाइम पीरियड, जो दर्शा रहा है कि ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है। ट्रेड डिक्लाइन के साथ साथ सेटलमेंट्स डिक्लाइन हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी यहाँ की, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी चेंज हो रही है। अब वेट्स एंड मेजर्स की जरूरत नहीं है, अब वो जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसकी कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ग्रेगरी पोशेल जो है और ऑल्चिन्स जो है, इन सबका यही मानना है कि जो सिस्टम पहले एग्जिस्ट कर रहा था अब उस सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग अब धीरे धीरे मूव कर रहे हैं ईस्टवर्ड्स। वहां पे एग्रीकल्चर का पैटर्न चेंज हो रहा है। ईस्टवर्ड जब मूव करने लगे थे वहां पे राइस एग्रीकल्चर मेरे लिए ज्यादा बेटर हो गया था कंपेयर टू जो वीट और बार्ले मेरा हड़प्पा में कल्टीवेशन किया जा रहा था। सिमिलरली गुजरात की साइड में जो पॉपुलेशन मूव कर रही थी उनके लिए मिलेट्स ज्यादा पॉपुलर हो गए थे कंपेयर टू द जो वीट एंड बार्ले पहले किया जा रहा था। अब जब ट्रेड बंद हो गया मेरा मेसोपोटामिया के साथ, इंटरनेशनल ट्रेड जो मेरा इंटर बॉर्डर ट्रेड हो रहा था वो जब बंद हो गया, तो मुझे जो डेफिनेटिव वेट और मेजर्स की जरूरत थी उसकी भी कोई जरूरत नहीं रही। तो और जब हम बड़े बड़े शहर भी छोड़ के अब छोटे छोटे सेटलमेंट्स में आ गए, बिकॉज अगेन मेरे पास पहले वहां पे पानी नहीं था, एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा था, अब मैं अपना ही एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे अब निर्धारित रूप से किसी को टैक्स या टोल देने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे किसी बड़े शहर में रहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का महत्व था, जो पॉलिटिकल महत्व था, वो ही खत्म हो गया। तो ऑल ऑफ दीज रीजंस स्लोली कंबाइंड टुगेदर टू गिव द डिक्लाइन। एंड अब नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस, आई डोंट वांट टू कॉल दिस अ डिक्लाइन एनीमोर। अब मैं इसको डिक्लाइन ये नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि दिस वाज मोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। टाइम के साथ साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन आया जिसकी वजह से नेचुरली ही जो इतना बड़ा पॉपुलेशन अब जो सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, वो पॉपुलेशन धीरे धीरे इंडिया के बाकी एरियाज की तरफ चला गया। सम वेंट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्टवर्ड्स, साउथवर्ड्स। और वो जो मेरा इनिशियल एरिया था, जो इनिशियल रीजन था, जो मेरा इंडस वैली और मेरे सरस्वती रिवर के आसपास का रीजन था, उससे हट चुका था। और इसीलिए आई वुड से दिस वाज मोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हड़प्पन टुवर्ड्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम। चाहे आप उसको अब छोटी छोटी संस्कृतियां बोल दो, चाहे आप उसको पोस्ट अर्बन हड़प्पन कल्चर बोलो, दिस वाज अ प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ, राइट? एंड दैट मार्क्स द एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन एज वी नो इट। So, just to do a small recap, हड़प्पा civilization का decline हुआ क्यों? Number one, the major cause was environmental degradation. Environmental degradation की वजह से agriculture got affected. Because agriculture got affected, it affected the urbanization, the urban-rural balance got affected, because of which there was a complete administrative decline. This number two was the change in the sea levels, जिसकी वजह से जो मेरे लोथल और धोलावीरा के ports थे, उनका एक्सेस पानी से चला गया, which might have completely affected the trade balance. Number three was because agriculture and urbanization decline हो गया, तो जो पहले ट्रेड हो रहा था डिफरेंट सभ्यता के साथ, वो ट्रेड भी डिक्लाइन हो गया, which would mean that there was an economic decline in the Harappan civilization. And then finally there was a decline in the health of people, because जब periodic floods होने लगे, यहाँ पे different epidemic होने लगा, for example malaria and cholera, जिसके evidences हमको already मिले हैं. So these were the main reasons. Now that wraps up our conversation about the whole Harappan civilization. And now in the next episode we will start talking about how
द रीपॉपुलेशन हैपेंस, जो हमारा सेकंड शहरीकरण होता है, जो सेकंड अर्बनाइजेशन होता है, वो कहाँ से आता है, और ये ऋग्वेदिक आर्यंस एक्चुअली टेक ऑन. Thank you so much for watching. If you like this video, make sure you go watch another one. Go watch another video, see how you can enhance your knowledge, and yeah, sure, give it a subscribe and a thumbs up, and I'll see you in the next video.